नमस्ते। अक्सर हम लोग अपनी बातचीत में ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी अभिवृद्धि और विकास शब्दों को एक ही जैसा समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं। पर क्या ये सच में एक ही चीज है? आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और इन दोनों के बीच के असली फर्क को समझेंगे। तो सवाल सीधा है, क्या अभिवृद्धि और विकास एक ही है? और इसका जवाब है नहीं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग प्रोसेस हैं। चलिए इस गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम अभिवृद्धि या ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ग्रोथ का मतलब है हमारे शरीर में होने वाले वो बदलाव जिन्हें हम देख सकते हैं और नाप सकते हैं, जैसे हमारी हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना या हमारे हाथों पैरों का बड़ा होना। ये पूरी तरह से एक फिजिकल यानी शारीरिक चीज है। अब अभिवृद्धि की कुछ खास बातें हैं। पहली, ये बाहरी होती है, मतलब इसे देखा जा सकता है। दूसरी, ये हमेशा नहीं चलती, एक समय के बाद ये रुक जाती है। सोचिए, हमारी हाइट हमेशा तो नहीं बढ़ती है ना। तीसरी, इसे नापा जा सकता है, जैसे इंच में या किलो में। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है। इसका लेना देना सिर्फ मात्रा से है, क्वालिटी से नहीं। तो हमने ग्रोथ को समझ लिया, जो कि बाहरी है और जिसे नापा जा सकता है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं और समझते हैं कि विकास यानी डेवलपमेंट इससे कितना अलग और कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए, विकास सिर्फ शरीर के बढ़ने तक ही सीमित नहीं है, इसका रिश्ता हमारे अंदरूनी पहलुओं से है। जब हम दिमागी तौर पे मजबूत होते हैं, समाज में लोगों के साथ बेहतर ढंग से रहना सीखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, या हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, बस इसी को विकास कहते हैं। ये असल में मैच्योरिटी के बारे में है। और विकास की खासियतें इसे ग्रोथ से एकदम अलग बना देती हैं। ये अंदरूनी और बाहरी दोनों होता है। ये जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है, मतलब हम हमेशा कुछ नया सीखकर विकसित हो सकते हैं। इसे सीधे सीधे नापा नहीं जा सकता। भला किसी की समझदारी को इंच या किलो में कोई कैसे तौल सकता है। और ये गुणात्मक भी है, मतलब ये कितना और कैसा दोनों पर ध्यान देता है। तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि इनके बीच का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। पहला और सबसे बड़ा फर्क है इनकी प्रकृति का। ग्रोथ, जैसा कि हमने बात की, सिर्फ क्वांटिटी है, मात्रा से जुड़ी है, जबकि विकास में मात्रा के साथ साथ क्वालिटी भी शामिल होती है। किसी का वजन बढ़ना ग्रोथ है, पर किसी नई स्किल को अच्छे से सीखना विकास है। दूसरा बड़ा अंतर है टाइम का। हमारी फिजिकल ग्रोथ एक उम्र के बाद थम जाती है, लेकिन विकास, वो तो एक ऐसा सफर है जो जन्म से शुरू होता है और जिंदगी भर चलता रहता है। हम किसी भी उम्र में दिमागी या सामाजिक तौर पर डेवलप हो सकते हैं। और फिर आता है मेजरमेंट का सवाल। हम अपनी लंबाई को एक इंची टेप से नाप सकते हैं, पर क्या किसी की ईमानदारी या सामाजिक समझ को नापने का कोई पैमाना है? नहीं। अभिवृद्धि को नापा जा सकता है, जबकि विकास को सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसका सीधा सीधा मापन मुमकिन नहीं है। तो आइए इन सभी अंतरों को फटाफट एक साथ देख लेते हैं। अभिवृद्धि बाहरी है, जबकि विकास अंदरूनी और बाहरी दोनों। अभिवृद्धि एक समय पर रुक जाती है, पर विकास जिंदगी भर चलता है। जैसा कि हमने देखा, एक को नापा जा सकता है और वो सिर्फ क्वांटिटी है, जबकि विकास में क्वालिटी भी शामिल होती है। अब तक हमने जो भी चर्चा की है, उसका सबसे जरूरी और सबसे गहरा पहलू अब सामने आने वाला है। ये वो आइडिया है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिश्ते को सही मायनों में समझाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि विकास के लिए शारीरिक ग्रोथ हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी व्यक्ति का कद या वजन न बढ़े, लेकिन वो दिमागी, सामाजिक या इमोशनल तौर पर बहुत ज्यादा विकसित हो जाए। सीखना और मैच्योर होना फिजिकल साइज पर निर्भर नहीं करता। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। सिर्फ इसलिए कि किसी की फिजिकल ग्रोथ हो रही है, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। मतलब शरीर का बढ़ना हमेशा समझदारी या मैच्योरिटी के बढ़ने का संकेत नहीं होता। ये उदाहरण इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो उसकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता या उसकी स्किल्स भी उसी हिसाब से बढ़ रही हों। ये एक बहुत ही पावरफुल फर्क है।
तो अंत में हमें ये याद रखना है कि अभिवृद्धि और विकास दो अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। एक शारीरिक है तो दूसरी होलिस्टिक यानी समग्र। एक सिर्फ मात्रा है तो दूसरी गुणवत्ता भी है। तो अगली बार जब हम किसी के बढ़ने की बात करें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या हम सिर्फ उसके नापे जा सकने वाले आकार की बात कर रहे हैं या उसके उस अनमोल विकास की जिसे नापा तो नहीं जा सकता पर जो असल में जीवन को अर्थ देता है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना? कभी सोचा है कि कोई इंसान आखिर बनता कैसे है? ये एक तरह की इमारत बनाने जैसा है ना? जहां बचपन से लेकर बड़े होने तक हर एक ईंट बहुत ध्यान से रखी जाती है। तो चलिए आज हम इसी कंस्ट्रक्शन की कहानी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सदियों से पूछा जा रहा है ना? कि हम जो भी हैं वो क्यों हैं? क्या हमारी पहचान हमारे जीन्स में, मतलब हमारे अंदर के ब्लूप्रिंट में पहले से ही लिखी होती है? या थे हमारा आसपास का माहौल, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे अनुभव वो हमें बनाते हैं? तो आज हम इसी नेचर वर्सेस नर्चर यानी प्रकृति बनाम पोषण की जो बहस है ना, उसकी तह तक जाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं विकास के वो अहम पड़ाव। जैसे कोई बिल्डिंग फ्लोर बाय फ्लोर बनती है, ठीक उसी तरह एक इंसान का डेवलपमेंट भी कुछ खास स्टेजेस से होकर गुजरता है। और सब कुछ यहीं से शुरू होता है, शैशवावस्था से। मतलब जन्म से लेकर 5 साल तक का ये जो टाइम है ना, ये उस नींव की तरह है जिस पर हमारी पूरी पर्सनैलिटी की इमारत खड़ी होने वाली है। इस स्टेज में बच्चा पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है और उसका सारा बिहेवियर, उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं और इमोशंस हैं, बस उन्हीं से चलता है। देखिए, ये स्टेज बड़ी कमाल की है। मासूमियत और कॉम्प्लेक्सिटी का एक गजब का मिक्सचर। बच्चों के अंदर ना हर चीज़ को जानने की एक ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी होती है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसे हम नार्सिसिज्म या आत्मप्रेम कहते हैं। इसे खिलौनों की उम्र भी कहते हैं। और इस उम्र में बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं नकल करके, दूसरों को देखकर। उनका सोचना लॉजिक पर बेस नहीं होता और शायद इसीलिए उनकी इमेजिनेशन की उड़ान को कोई पकड़ नहीं सकता। तो शैशवावस्था की नींव तो पड़ गई। अब उस पर बनती है अगली मंजिल, बाल्यावस्था। 6 से 12 साल की उम्र में ना बच्चे की दुनिया अचानक से बड़ी होने लगती है। अब वो थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है और उसका जो सोशल सर्कल है वो परिवार से बाहर निकलकर दोस्तों तक फैल जाता है। इस स्टेज के ना कई मज़ेदार निकनेम्स भी हैं जो इसके पूरे कैरेक्टर को बयां करते हैं। इसे कहते हैं गैंग एज, क्योंकि बच्चे अब दोस्त बनाते हैं, अपनी टोलियां बनाते हैं। इसे डर्टी एज या गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि खेलने कूदने में वो इतने खो जाते हैं कि कपड़ों की या साफ सफाई की कोई परवाह नहीं रहती। ये स्मार्ट एज भी है, क्योंकि एनर्जी से भरे होते हैं। और हाँ, गेम स्टेज भी, क्योंकि खेल ही उनकी दुनिया होती है। सच में जिंदगी का एक बहुत ही यूनिक दौर है ये। और फिर आता है डेवलपमेंट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और तूफानी दौर, किशोरावस्था। ये वो दौर है जो बदलाव का दौर है, एक ऐसा पुल जो बचपन को जवानी से जोड़ता है। और ये पुल अक्सर उथल-पुथल और कंफ्यूजन से भरा होता है। ये स्टेज ना पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। एक तरफ इसे जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, स्ट्रगल और स्ट्रेस का टाइम कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे गोल्डन एज भी मानते हैं। इसी उम्र में लोग किसी को अपना आइडल मानकर उसे फॉलो करने लगते हैं, जिसे हीरो वर्शिप कहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यहीं पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की काबिलियत जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, जैसे कि न्याय, प्यार, आज़ादी। तो हमने डेवलपमेंट के ये सारे स्टेजेस तो देख लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को पावर कहाँ से मिलती है? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो हमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक धकेलती हैं? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होता है ना? इंसान के डेवलपमेंट के केस में ये जो मटेरियल है, ये 2 मेन सोर्सेस से आता है और यही दोनों मिलकर तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे। तो पहला मटेरियल है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। इसे आप एक अंदरूनी ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं।
हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा, ये सब कुछ हमें अपने पेरेंट्स और अपने पूर्वजों से विरासत में मिलता है। और दूसरा मटेरियल है एनवायरनमेंट, यानी हमारा वातावरण। तो अगर हेरिडिटी हमारा ब्लूप्रिंट है, तो एनवायरनमेंट वो बाहरी दुनिया है, वो माहौल है जिसमें उस ब्लूप्रिंट पर इमारत खड़ी होती है। हमारा घर कैसा है, हमारा स्कूल, हमारे दोस्त, यहाँ तक कि हम क्या खाते हैं, हर एक चीज़ हमारे डेवलपमेंट पर गहरा असर डालती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि हमारा डेवलपमेंट इन दोनों का जोड़ नहीं है, बल्कि इनका मल्टीप्लिकेशन है। मतलब डेवलपमेंट इज हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। सोचकर देखिए, कितना भी शानदार ब्लूप्रिंट हो, यानी हेरिडिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसे बनाने के लिए खराब माहौल मिले, यानी खराब एनवायरनमेंट, तो इमारत तो कमजोरी बनेगी ना। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। चलिए अब इस रिश्ते को, इस इंटरैक्शन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर हमारी जेनेटिक विरासत और हमारी जिंदगी के अनुभव, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, इसी को समझना ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने की चाबी है। मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट रूथ बेनेडिक्ट ने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि जो क्वालिटीज हमें अपने पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, बस वही हेरिडिटी है। एकदम सीधी और सिंपल सी डेफिनेशन। और पता है, ये जो पूरा जेनेटिक कोड है ना, ये 46 छोटे छोटे पैकेट्स में बंद होता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। 23 हमें हमारी माँ से मिलते हैं और 23 हमारे पिता से। और बस यही वो धागे हैं जो मिलकर हमारी जेनेटिक कहानी को बुनते हैं। लेकिन रुकिए, ये विरासत इतनी सीधी सादी भी नहीं है। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी थ्योरीज खोजी हैं जो बताती हैं कि ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते कैसे हैं, और कभी-कभी इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो बड़े हैरान करने वाले हो सकते हैं। चलिए इनको थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। पहला है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि ये कहता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के ठीक उल्टे भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि दो बहुत इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे की इंटेलिजेंस एवरेज हो। फिर आता है गाल्टन का सिद्धांत। ये कहता है कि गुण सिर्फ मम्मी पापा से नहीं, बल्कि दादा दादी या परदादा दादी से भी आ सकते हैं। और तीसरा है बीजमैन का सिद्धांत, जो इस बात पर जोर देता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कभी खत्म नहीं होता, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। और इन सभी सिद्धांतों की जो नींव है ना, वो रखी थी ग्रेगर मेंडल ने, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। उन्होंने मटर के दानों पर बड़े सिंपल लेकिन कमाल के एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स ने हमें जेनेटिक्स के बेसिक नियम दिए और इस पूरी साइंस की शुरुआत की। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर हमारा डेवलपमेंट इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो क्या हम कभी इसके हर एक छोटे से छोटे वेरिएबल को पूरी तरह समझ पाएंगे? शायद नहीं। और शायद यही बात एक इंसान होने को इतना मजेदार और इतना अनोखा बनाती है। तो इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, आखिर ये है क्या? आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ इसे समझने का हमारा नजरिया कैसे बदला है। चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। क्या एक बहुत ब्रिलियंट मैथमेटिशियन एक कमाल का म्यूजिशियन भी हो सकता है? मतलब क्या इंटेलिजेंस कोई एक चीज है, या फिर ये कई अलग अलग हुनर का एक गुलदस्ता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, जहां से ये सारी थ्योरीज निकलनी शुरू हुई। तो सबसे पहले आए बिने, और उन्होंने दी यूनिफैक्टर थ्योरी। ये एकदम शुरुआती विचार था। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस, आप समझिए, एक मास्टर चाबी की तरह है, एक ऐसी चाबी जो हर ताले को खोल सकती है। मतलब सीधा सा हिसाब था कि अगर कोई एक काम में स्मार्ट है तो उसे हर काम में स्मार्ट होना चाहिए। जो मैथ्स में अच्छा है वो गाने में भी अच्छा होगा, खेलने में भी कमाल करेगा, सब कुछ एक ही चीज से जुड़ा है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यह आइडिया थोड़ा ज्यादा ही सिंपल नहीं लगता? बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। इस सोच को एक नई थ्योरी ने चैलेंज किया और मामला और भी इंटरेस्टिंग हो गया। और ये मोड़ लेकर आए स्पीयरमैन। उन्होंने पेश की अपनी 2 फैक्टर थियरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उन्होंने इंटेलिजेंस को एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग हिस्सों में तोड़ दिया। अच्छा, अब ये जी फैक्टर और एस फैक्टर हैं क्या? देखिए, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, वो है जो हमें पैदाइशी मिलता है, हमारा रॉ टैलेंट।
और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर वो है जो हम दुनिया में आकर सीखते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखना या गाड़ी चलाना। वैसे एक छोटी सी बात और, स्पीयरमैन ने बाद में खुद ही अपनी थ्योरी में एक और चीज जोड़ी थी जिसे उन्होंने ग्रुप फैक्टर कहा। ये जी और एस फैक्टर के बीच एक पुल जैसा था। तो ठीक है, हम 1 से 2 पर तो आ गए। ये एक बड़ा कदम था, पर इसने एक नया और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या इंटेलिजेंस सिर्फ 2 ही हिस्सों में बंटी है? क्या हो अगर कोई एक मास्टर चाबी हो ही ना? और बस इसी सवाल के साथ इंटेलिजेंस की दुनिया में जैसे एक धमाका सा हुआ। वो एक जनरल इंटेलिजेंस वाला आइडिया पूरी तरह से साइडलाइन हो गया। अब एंट्री होती है थॉर्नडाइक की, और उन्होंने तो आकर पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक या 2 चीज नहीं, बल्कि ये तो एक पूरा का पूरा टूल किट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग औजार हैं, और मजे की बात यह है कि इन औजारों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। और यही बात इस थ्योरी को कमाल का बनाती है। इसके मुताबिक ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई मैथ्स में तो जीनियस हो पर उसे बात करने में दिक्कत आती हो, या कोई कमाल का आर्टिस्ट हो पर उसे नंबर समझ ना आते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। अब थॉर्नडाइक के इसी आइडिया को थर्स्टन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत सारी एबिलिटीज हैं, पर चलो इनके ग्रुप्स बनाते हैं। उन्होंने ऐसे ही कुछ ग्रुप्स की पहचान की जिनसे मिलकर हमारी इंटेलिजेंस बनती है। उन्होंने ऐसी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताईं, जैसे कि नंबर्स को समझने की काबिलियत, याद रखने की पावर और किसी चीज को तेजी से पहचानने की स्पीड। मतलब हमारा दिमागी टूलकिट वाकई कितना बड़ा और भरा पूरा है। तो अब तक की कहानी ये है कि हमारे पास एक पूरा टूल किट है जिसमें कई तरह के औजार हैं। पर अगला सवाल ये था कि ये सब औजार एक साथ काम कैसे करते हैं? क्या इनका कोई सिस्टम है? इसका जवाब देने की कोशिश की G.H. थॉमसन ने अपनी सैम्पलिंग थ्योरी से। उनका कहना था कि जब भी हम कोई दिमागी काम करते हैं तो हम अपनी सारी काबिलियतों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उस काम के लिए जो जरूरी होता है बस उन्हीं काबिलियतों का एक सैंपल यूज करते हैं। लेकिन फिर बर्ट ने सोचा, क्यों ना इस पूरे टूल किट को एक सिस्टम में जमाया जाए। उन्होंने इन सभी एबिलिटीज को एक पिरामिड की शक्ल दे दी। इसे ही कहते हैं हायरार्किकल थ्योरी। अब इस पिरामिड में सबसे ऊपर है जनरल मेंटल एबिलिटी। फिर उसके नीचे आते हैं बड़े ग्रुप्स, जैसे कि प्रैक्टिकल और मैकेनिकल स्किल्स का एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप वर्बल और एजुकेशनल स्किल्स का। और फिर ये ग्रुप्स और भी छोटे छोटे स्पेसिफिक स्किल्स में बंटते चले जाते हैं। तो देखा कितना लंबा और दिलचस्प सफर रहा ये। एक आइडिया से शुरू होकर हम कहाँ तक आ गए। चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। तो हमने शुरुआत की बिने की एक इंटेलिजेंस से, फिर हम स्पीयरमैन के 2 फैक्टर्स पर आए। इसके बाद थॉर्नडाइक ने कहा कि इंटेलिजेंस तो अनेक हैं, और आखिर में बर्ट ने इन सबको एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर में फिट कर दिया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा अब बहुत बदल चुकी है। ये किसी एक चीज से नहीं मापी जा सकती, बल्कि ये तो अलग अलग तरह की काबिलियतों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार सिस्टम है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस बदलती दुनिया में किस तरह की इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या ये भी वक्त के साथ बदल रही है? सोचने वाली बात है ना? इंटेलिजेंस या कहिए बुद्धि, ये एक ऐसा शब्द है ना जिसे हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित है या फिर उससे कहीं ज्यादा? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई इंटेलिजेंस है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी कितनी किस्में होती हैं, और हाँ ये भी जानेंगे कि इसे नापने की शुरुआत कैसे हुई, वो फेमस IQ फॉर्मूला कहाँ से आया, और आखिर में उस स्कोर का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये बुद्धि है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो इंटेलिजेंस वो काबिलियत है जो हमें जिंदगी की मुश्किलों को समझने और उन्हें सॉल्व करने में मदद करती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जो पुराने साइकोलॉजिस्ट थे उनके अपने अपने आइडियाज थे इस बारे में। जैसे अल्फ्रेड बिने को लीजिए, उनका कहना था कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, बल्कि इसमें 4 चीजें आती हैं: ज्ञान, कुछ नया बनाना, दूसरों को सिखाना और चीजों को परखना। मतलब एक पूरा पैकेज है ये। वहीं दूसरी तरफ थे टर्मन।
उनका मानना थोड़ा अलग था। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस का असली मतलब है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचना। मतलब वो आइडियाज़ जो हमारे सामने हैं ही नहीं, फिर भी हम उनके बारे में सोच पाते हैं। और फिर आए वुडवर्ड, जिन्होंने कहा, रुको, असली इंटेलिजेंस तो चीज़ों को पहचानने की काबिलियत है। तो अब देखिए, कई अलग अलग आइडियाज़ हो गए। सवाल ये था कि इनको एक साथ कैसे देखा जाए। और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए आए गैरेट और थॉर्नडाइक। उन्होंने कहा कि अरे, इंटेलिजेंस एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह की होती है। तो सबसे पहली है कंक्रीट इंटेलिजेंस, या जिसे हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है हाथों का हुनर। मतलब उन चीज़ों को समझना जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कोई इंजीनियर या मैकेनिक करता है। ये पूरी तरह से हैंड्स ऑन वाला मामला है। फिर आती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी अमूर्त बुद्धि। अब ये है दिमाग की दुनिया। इसमें किताबी ज्ञान, नए आइडियाज, कल्पना, ये सब आता है। जैसे कोई कवि, डॉक्टर या पेंटर सोचता है ना, बस वही है ये। और तीसरी, जो कि बहुत जरूरी है, वो है सोशल इंटेलिजेंस। मतलब लोगों को समझने की कला। आप किसी से कैसे बात करते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब इसी में आता है। तो ठीक है, इंटेलिजेंस के 3 टाइप होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। पर असली सवाल तो अब आता है, क्या हम इसे नाप सकते हैं? क्या इसे नंबरों में तोला जा सकता है? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये पूरा सफर शुरू हुआ 1885 में, जब फ्रांसिस गाल्टन ने पहली बार इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर 1890 में कैटल ने मेंटल टेस्ट का आइडिया दिया। 1905 आते आते दुनिया का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बिने साइमन टेस्ट बन चुका था। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1908 में, जब एल्फ्रेड बिने ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। और पता है, यही मेंटल एज का छोटा सा आइडिया उस फॉर्मूले की बुनियाद बना जिसे आज हम सब आईक्यू के नाम से जानते हैं। तो देखिए हुआ क्या, 1912 में स्टर्न और कुलमान ने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया। मेंटल एज को असली उम्र से डिवाइड कर दो, बस। लेकिन फिर 1916 में टर्मन ने इसमें एक छोटा सा पर बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने इस पूरे फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और बूम, जन्म हुआ इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी हमारे अपने आईक्यू का। तो अब ये आईक्यू स्कोर आ तो गया, पर इस नंबर का आखिर मतलब क्या निकाला जाए? तो इस फॉर्मूले से जो स्कोर निकलता था, उसके लिए टर्मन ने एक पूरा चार्ट बनाया। जैसा कि हम देख सकते हैं, 140 से ऊपर के स्कोर को प्रतिभाशाली या जीनियस कहा गया। 120 से 129 वाले अति श्रेष्ठ या एक्सीलेंट, और देखिए 90 से 110 की जो रेंज है उसे औसत माना गया, जहां दुनिया के ज्यादातर लोग आते हैं। जैसे जैसे स्कोर नीचे जाता है, क्लासिफिकेशन बदलता जाता है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये वर्गीकरण और शब्द उस समय के हिसाब से थे। तो ये आईक्यू का सिस्टम हमें इंटेलिजेंस को नापने का एक तरीका तो देता है, एक नंबर देता है, पर ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। इंसान की काबिलियत इतनी बड़ी, इतनी विशाल है, तो क्या उसे सिर्फ एक नंबर में बांधा जा सकता है? नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि कोई बुद्धिमान है तो उसका असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से बड़े-बड़े विचारकों को भी उलझा रखा है, और यकीन मानिए, इसके जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरे हैं। तो चलिए, बुद्धि को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। हम 5 अलग-अलग नजरियों से इसे देखेंगे। पहले जानेंगे कि बुद्धि एक पहेली क्यों है, फिर इसके हिस्सों को समझेंगे। ये जन्म से मिलती है या अनुभव से? ये काम कैसे करती है? और आखिर में कि असली बुद्धि है क्या? तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। क्या बुद्धि कोई एक चीज है या फिर ये कई छोटी-छोटी दिमागी ताकतों से मिलकर बनती है? यही सबसे बड़ी पहेली है। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि को उसके छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ने की कोशिश की। चलिए देखते हैं कि उनका क्या मानना था। तो जेपी गिलफोर्ड ने एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को एक सीधी सपाट चीज मत समझिए, बल्कि एक 3D बॉक्स की तरह देखिए, जिसके 3 अलग-अलग आयाम या पहलू होते हैं। गिलफोर्ड का मॉडल समझने में बहुत आसान है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक फैक्ट्री है। विषय वस्तु मतलब कच्चा माल, जैसे कोई शब्द या तस्वीर, ये फैक्ट्री में आता है। फिर दिमाग संक्रियाएं यानी उस पर प्रोसेसिंग करता है, जैसे उसे याद करना या उसकी तुलना करना।
और आखिर में उत्पाद यानी एक नया आइडिया या समाधान तैयार होकर बाहर आता है। अब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस आइडिया को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि दिमाग काम कैसे करता है, बल्कि ये भी बताया कि असल जिंदगी में हम 3 बिल्कुल अलग-अलग तरह की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल इन तीनों में फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। पहली है अनुभवात्मक बुद्धि यानी क्रिएटिविटी, जैसे कोई आर्टिस्ट कुछ नया बनाता है। दूसरी है घटकीय बुद्धि, मतलब एनालिटिकल सोच, जैसे कोई साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और तीसरी संदर्भात्मक बुद्धि, जिसे हम स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं, जो मुश्किल हालात से निकलने में मदद करती है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि बुद्धि किन चीजों से मिलकर बनी हो सकती है, पर एक और बड़ा सवाल है, ये आती कहाँ से है? क्या हम इसे लेकर पैदा होते हैं या इसे सीखते हैं? हैब का सिद्धांत इस बहस को 2 हिस्सों में बांट देता है। बुद्धि क को हमारे हार्डवेयर की तरह समझिए, जो दिमागी ताकत हमें जन्म से मिलती है, और बुद्धि ख हमारे सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसे हम अपनी जिंदगी के अनुभवों और सीख से डेवलप करते हैं। लेकिन मशहूर साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने कहा, रुको, ये इतना सिंपल नहीं है। उन्होंने समझाया कि बुद्धि इन दोनों का मेल है। हमारा दिमाग बायोलॉजिकली मैच्योर होता है और साथ ही हम दुनिया से सीखते भी हैं। ये दोनों चीजें मिलकर हमारी बुद्धि को आकार देती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एक बच्चे का शरीर और दिमाग बढ़ता है, उसकी मुश्किल चीज़ों को समझने की काबिलियत भी बढ़ती जाती है। जैसे पहले वो सिर्फ गिनना सीखता है और फिर धीरे धीरे गणित के मुश्किल नियम भी समझने लगता है। अब जब हमने ये देख लिया है कि बुद्धि क्या है और कहाँ से आती है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। स्टर्नबर्ग ने इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताया है। ये दिखाता है कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिमाग कैसे उसे प्रोसेस करता है। पहले हम जानकारी को पहचानते हैं, फिर उसके आधार पर कुछ अंदाज़ा लगाते हैं। इसके बाद हम उसे अपनी पुरानी यादों से जोड़ते हैं और उस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में जाकर हम सबसे अच्छा समाधान ढूंढते हैं। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी मकसद सिर्फ कोई समाधान खोजना नहीं, बल्कि समस्या का सबसे अच्छा समाधान खोजना है। ये बात बुद्धि को बहुत ही प्रैक्टिकल बना देती है। अच्छा, हमने बुद्धि के हिस्से, उसकी जड़ें और उसके काम करने का तरीका तो देख लिया, लेकिन अब जो आखिरी थ्योरी है वो हमारी अब तक की सारी समझ को चैलेंज करती है। बेंजामिन ब्लूम का सिद्धांत एक तरह से सब कुछ पलट देता है। वो कहते हैं कि बुद्धि जैसी कोई फिक्स चीज होती ही नहीं है। कोई भी जन्म से कम बुद्धिमान नहीं होता। उनके हिसाब से सबसे जरूरी चीज है समय। अगर किसी को सीखने के लिए सही माहौल और पूरा समय दिया जाए तो वो कुछ भी सीख सकता है। तो इस पूरे सफर में हमने देखा कि बुद्धि को एक नंबर या लेबल नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल और लगातार बढ़ने वाली क्षमता है। अब सवाल ये उठता है, अगर इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है बल्कि इसे बढ़ाया जा सकता है, तो यह हमारी शिक्षा, हमारे समाज और इंसान की काबिलियत के बारे में हमारी पूरी सोच को कैसे बदल सकता है। कभी सोचा है कि होशियार होने का मतलब क्या सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही है? आज हम हार्वर्ड गार्डनर के एक ऐसे जबरदस्त आइडिया को समझने वाले हैं जो इंटेलिजेंस के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल सकता है। तो सवाल ये है कि क्या स्मार्ट होने का मतलब वाकई सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना है, या फिर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे लोग जो अपनी फील्ड के माहिर हैं वो भी उतने ही बुद्धिमान हैं? गार्डनर का सिद्धांत हमें इसी सवाल का एक बिल्कुल नया जवाब देता है। आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले उस बड़े सवाल से शुरू करेंगे जिसने इस सिद्धांत को जन्म दिया। फिर हम गार्डनर के विचार और इंटेलिजेंस के उन 9 अलग-अलग प्रकारों को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये थ्योरी दूसरों से अलग कैसे है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी अहम क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की तह तक चलते हैं। सवाल सीधा सा है, इंटेलिजेंस कोई एक अकेली चीज है या इसके कई अलग-अलग रूप हैं? देखिए, दशकों तक होशियार होने का मतलब सिर्फ एक ही था, जो गणित में तेज हो या जिसकी भाषा अच्छी हो। पर इस परिभाषा में उन महान कलाकारों, खिलाड़ियों या करिश्माई नेताओं की प्रतिभा कहाँ फिट होती है? ये नजरिया कहीं न कहीं उनकी काबिलियत को नजरअंदाज कर रहा था, और यहीं से एक बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई। और इसी जरूरत को पूरा किया हार्वर्ड गार्डनर ने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के साथ।
तो साल 1983 में गार्डनर ने एक क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 8-9 अलग-अलग तरह की काबिलियतों का एक सेट है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि जो मैथ्स में अच्छा हो वो म्यूजिक में भी अच्छा हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो म्यूजिशियन कम बुद्धिमान है। नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह जीनियस हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। चलिए, गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस की 9 अलग-अलग किस्में बताई हैं, उन्हें एक-एक करके समझते हैं। ये है वो 9 अलग-अलग तरह की स्मार्टनेस जिनकी बात गार्डनर करते हैं। चलिए अब एक-एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि हम सब में कौन सी बुद्धि ज्यादा है। सबसे पहली है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये शब्दों को समझने और उन्हें असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की काबिलियत है। जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वे अक्सर बेहतरीन वकील, कवि या पत्रकार बनते हैं, क्योंकि भाई उनकी भाषा पर पकड़ ही कमाल की होती है। दूसरी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तर्क करना, समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप सुलझाना और नंबरों के साथ खेलने की क्षमता शामिल है। ये इंटेलिजेंस अक्सर अकाउंटेंट्स, बैंकर्स और साइंटिस्ट्स में देखने को मिलती है। फिर आती है स्पेशल इंटेलिजेंस। ये दुनिया को 3D में देखने की क्षमता है, मतलब अपने दिमाग में ही चीज़ों की तस्वीरें बनाना और उन्हें घुमा फिराकर देख पाना। ये गुण मूर्तिकारों, पेंटर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चौथी है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब है अपने शरीर की हरकतों पर ज़बरदस्त कंट्रोल रखना और चीज़ों को बड़ी कुशलता से हैंडल करना, जैसा कि हम एक्टर्स, एथलीट्स और ज़ाहिर है डांसर्स में देखते हैं। पांचवी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये म्यूजिक के पैटर्न को पहचानने, उसे बनाने और उसे महसूस करने की काबिलियत है। ये टैलेंट सिंगर्स और एंटरटेनर्स में साफ तौर पर नजर आता है। अच्छा, अब 2 ऐसी इंटेलिजेंस की बात करते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों को समझने की कला। ये उन लीडर्स या सोशल वर्कर्स में होती है जो लोगों से बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। वहीं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद को गहराई से समझना, अपने अंदर झांकना। ये खूबी आध्यात्मिक गुरुओं में मिलती है। तो सीधा सा फर्क है, इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से जुड़ना और इंट्रापर्सनल मतलब खुद से जुड़ना। आठवीं है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये सिर्फ पेड़ पौधों को पसंद करना नहीं, बल्कि नेचर के पैटर्न, जानवरों के बर्ताव और मौसम को गहराई से समझने की क्षमता है। ये खूबी किसानों, बायोलॉजिस्ट्स और पर्यावरणविदों में अक्सर पाई जाती है। और 9वीं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये जिंदगी के सबसे गहरे सवालों पर सोचने की क्षमता है, जैसे हम यहाँ क्यों हैं या जीवन का असली मतलब क्या है। इस तरह की बुद्धि अक्सर साधु संतों और दार्शनिकों में पाई जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटेलिजेंस की दुनिया में गार्डनर का सिद्धांत बाकी बड़ी थ्योरीज के बीच कहाँ खड़ा होता है। देखिए, गार्डनर अकेले नहीं थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पर काम किया। बिने जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि बस एक ही चीज है, जिसे जी फैक्टर कहते हैं। स्पीयरमैन और थर्स्टन जैसे लोगों ने इसमें कुछ और फैक्टर जोड़े, पर इन सब में एक बात कॉमन थी। ये सभी बुद्धि को दिमागी और तार्किक क्षमताओं तक ही सीमित रखते थे। गार्डनर ने इसी दायरे को तोड़ा और संगीत, शरीर और प्रकृति से जुड़ी समझ को भी बुद्धिमानी का दर्जा दिया, और यही एक बहुत बड़ा कदम था। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? गार्डनर का ये सिद्धांत हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इस पूरी थ्योरी का सार बस एक लाइन में है: हर कोई अपने तरीके से जीनियस है। इसका मतलब यह है कि कामयाबी का कोई एक फिक्स रास्ता नहीं होता। ये सिद्धांत हमारे एजुकेशन सिस्टम को चुनौती देता है कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान पर जोर न दे, बल्कि हर बच्चे के अंदर छिपे अनोखे टैलेंट को पहचाने और उसे निखारें। ये हमें अपनी कीमत समझना सिखाता है, भले ही हम पारंपरिक मानों पर स्मार्ट ना हों। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जानने के बाद कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती है, क्या हम अपनी और दूसरों की ताकत को एक नए नजरिए से देख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम नमस्ते करना, लाइन में लगना या फिर दोस्तों के साथ अपनी चीजें शेयर करना, ये सब सीखते कैसे हैं? ये सब एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस का हिस्सा है जिसे कहते हैं समाजीकरण। और आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं कि आखिर हम जो हम हैं वो बनते कैसे हैं। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब एक समाज में पैदा होते हैं,
पर हमें ये कैसे पता चलता है कि यहाँ के तौर तरीके क्या हैं? हम दोस्त बनाना, अपनी बारी का इंतजार करना या सही और गलत में फर्क करना, आखिर ये सब सीखते कैसे हैं? यही सवाल आज की हमारी बातचीत के सेंटर में है। और उन सभी सवालों का जवाब छिपा है इस एक शब्द में, समाजीकरण। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ बचपन में होकर खत्म हो गई, नहीं, ये तो एक लाइफ लॉन्ग, मतलब जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। हम अपनी पहली नौकरी से लेकर रिटायरमेंट तक हमेशा नए सामाजिक माहौल में खुद को ढालते रहते हैं और नई नई बातें सीखते रहते हैं। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया असल में काम करती कैसे है? समाज के पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनसे वो हमें या अपने मेंबर्स को ट्रेन करता है? चलिए इसके कुछ तरीकों को समझते हैं। देखिए, इसके 4 खास तरीके हैं। पहला है पालन पोषण, मतलब एक अच्छी परवरिश ही एक मजबूत नींव रखती है। दूसरा है सहयोग, जब दूसरे हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो हम भी सहयोग करना सीखते हैं। तीसरा है अनुकरण, यानी नकल करना, बच्चे अक्सर अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, है ना? और चौथा है पुरस्कार और दंड, अच्छे काम के लिए तारीफ मिलना और गलत काम के लिए डांट पड़ना। इसी से हमारे व्यवहार को सही दिशा मिलती है। लेकिन ये सिखाने का काम आखिर करता कौन है? समाजशास्त्र में इन्हें समाजीकरण के एजेंट या एजेंसी कहते हैं। ये वो लोग और संस्थाएं हैं जो हमें सामाजिक बनाने के इस पूरे प्रोसेस को चलाते हैं। और ये एजेंसियां ना मेनली 2 तरह की होती हैं। पहली है सक्रिय एजेंसी, जिसका बच्चे पर सीधा और तुरंत असर होता है, जैसे कि परिवार, दोस्त और स्कूल। और दूसरी होती है निष्क्रिय एजेंसी। ये सीधे सीधे शायद कुछ न सिखाएं, लेकिन समाज के नियम कायदों का एक सिंबल होती हैं, जैसे एक पुलिस स्टेशन या एक लाइब्रेरी। इन्हें देखकर भी हम समझते हैं कि समाज कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब जब हम सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसियों के बीच का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए कुछ सबसे जरूरी सक्रिय एजेंट्स और उनके रोल पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है परिवार का। परिवार हमारी पहली पाठशाला है। यहीं पर हम अपनी पहली भाषा सीखते हैं, दुनिया को देखने का नजरिया और हमारे शुरुआती संस्कार सब यहीं से मिलते हैं। ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी सामाजिक पहचान की इमारत खड़ी होती है। परिवार के बाद अगला सबसे अहम एजेंट है स्कूल। स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं होता। असल में तो यहीं पर बच्चे प्यार, सहयोग, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और सबसे जरूरी अलग-अलग बैकग्राउंड से आए दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। और स्कूल के अंदर भी शिक्षक यानी टीचर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, बल्कि एक रोल मॉडल बन जाते हैं। बच्चे अपने टीचर को देखकर ही विनम्रता, धैर्य और टीम में काम करने जैसे गुण सीखते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे एजेंट की बात करते हैं जिसके बारे में हम शायद ज्यादा नहीं सोचते, और वो है खेल-कूद। खेल सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये मानसिक, भावनात्मक और सबसे जरूरी सामाजिक विकास का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। जरा सोचिए, खेल के मैदान पर क्या-क्या सीखने को मिलता है। हम एक टीम बनकर एक दूसरे का साथ देना सीखते हैं, हम अनुशासन सीखते हैं, और शायद सबसे बड़ा सबक, हम अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखते हैं, खासकर हारने पर। और खेल भावना दिखाते हुए जीतने वाली टीम को बधाई देना सीखते हैं। तो हमने समाजीकरण की प्रक्रिया, उसके तरीकों और उसके मुख्य एजेंटों को समझा। चलिए अब इन सभी खास बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो निचोड़ ये है कि समाजीकरण एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। ये पालन पोषण, सहयोग, नकल और फीडबैक के जरिए होता है। इसके एजेंट सक्रिय हो सकते हैं, जिनका सीधा असर होता है, या निष्क्रिय, जिनका असर सीधे नहीं दिखता। और परिवार, स्कूल, शिक्षक और खेलकूद इसके कुछ सबसे जरूरी सक्रिय एजेंट हैं। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, किसी भी इंसान के जीवन में उसके मूल्यों, व्यवहार और दुनिया को देखने के नजरिए को बनाने में किस एजेंट की सबसे बड़ी भूमिका होती है? क्या वो परिवार होता है, स्कूल होता है, या फिर दोस्त होते हैं? इस पर सोचना, ये समझने का एक शानदार तरीका है कि हम जो हैं वो कैसे बनते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। चलिए आज सीखने के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम सब हर रोज हर पल करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती है?
आज हम इसी अधिगम की दुनिया को समझेंगे। हम सब जानते हैं कि सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ नई जानकारी इकट्ठा करना है? नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का आधार बनने वाला है। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि सीखना है क्या, फिर जानेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, कौन सी चीज़ें इस पर असर डालती हैं, इसकी रफ्तार कैसी होती है, और आखिर में हम शिक्षण यानी टीचिंग के अलग-अलग लेवल्स को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में सीखने का मतलब, अधिगम का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ याद कर लेना नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यवहार में बदलाव की एक प्रक्रिया है। सीधी सी बात है, सीखना यानी अपने अनुभवों से खुद को बदलना, खुद को ढालना। मतलब जैसे एक बच्चा जब पहली बार किसी गर्म चीज को छूता है तो वो सीख जाता है कि दोबारा ऐसा नहीं करना है। बस यही है व्यवहार में बदलाव। मशहूर मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि हमारे कामों का जो नतीजा होता है वही हमारे आने वाले कामों को बदल देता है। मतलब ये एक तरह का कारण और प्रभाव का चक्र है। और बीएफ स्किनर इसमें एक और परत जोड़ते हैं। उनके हिसाब से सीखना धीरे धीरे होने वाला एक सुधार है। ऐसा नहीं कि आज कुछ हुआ और कल हम बदल गए। नहीं, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे कोई कलाकार धीरे धीरे अपनी कला को बेहतर बनाता है। और देखिए, क्रो एंड क्रो इस पूरी तस्वीर को पूरा कर देते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि सीखना सिर्फ हमारे कामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी आदतें, हमारा ज्ञान और हमारा दुनिया को देखने का नजरिया भी बनाता है। तो सीखना सिर्फ कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ बनना भी है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि सीखना क्या है, पर अब सवाल ये है कि इसकी प्रकृति कैसी है। क्या कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हर तरह के सीखने में एक जैसी होती हैं? हाँ, बिल्कुल है। सीखना देखिए जीवन भर चलता है। ये हमें नई नई परिस्थितियों में ढलना सिखाता है। ये हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। और ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक प्रक्रिया भी है जो हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। लेकिन एक सवाल है, हम सब एक ही स्पीड से क्यों नहीं सीखते? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें तेजी से सीखने में मदद करती हैं और कौन सी चीजें हमारे रास्ते में रुकावट बनती हैं? चलिए उन आंतरिक और बाहरी कारकों को देखते हैं। यह साफ है कि ये एक मिला जुला खेल है। देखिए, अंदर से सीखने की जो इच्छा है वो उतनी ही जरूरी है जितना कि बाहर से मिलने वाला अच्छा माहौल या एक सपोर्टिव टीचर। इनमें से अगर एक भी चीज कम हो तो सीखने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। एक बात तो पक्की है, सीखने का सफर कभी भी सीधी सड़क जैसा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी रफ्तार तेज होती है तो कभी एकदम धीमी। इसे समझने के लिए मनोवैज्ञानिक लर्निंग कर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। ये 4 कर्व्स या वक्र सीखने के अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं। कभी कभी हम शुरू में बहुत तेजी से सीखते हैं और फिर धीमे हो जाते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखते समय होता है। और कभी कभी शुरुआत थोड़ी धीमी होती है, पर एक बार लय बन जाए तो रफ्तार पकड़ लेती है, जैसे शतरंज खेलना सीखते समय। और फिर आता है वो दौर जिसे कहते हैं लर्निंग प्लेटो या अधिगम पठार। ये वो समय होता है जब लगता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नया सीख ही नहीं पा रहे। पर घबराने की बात नहीं है, ये बहुत सामान्य है। इसका मतलब बस ये है कि दिमाग को नई जानकारी को सहेजने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो अब इन सभी सिद्धांतों का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? सीखने की इस पूरी समझ को हम क्लासरूम में कैसे लागू कर सकते हैं? यहीं से बात शुरू होती है शिक्षण के अलग अलग स्तरों की। शिक्षण को हम मोटे तौर पर 3 स्तरों में देख सकते हैं, जो एक के ऊपर एक बने हैं। हम रटने से शुरू करते हैं, फिर समझ की ओर बढ़ते हैं और आखिर में स्वतंत्र रूप से सोचने के स्तर तक पहुंचते हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्तर है स्मृति स्तर। यह हम सबने अपने स्कूल में अनुभव किया है। पहाड़े याद करना, जरूरी तारीखें रटना। यहाँ पर मकसद सिर्फ जानकारी को दिमाग में बिठाना होता है, उसकी गहरी समझ के बिना। और इसे असरदार बनाने के लिए हर्बर्ट ने एक 5 कदमों वाला सिस्टम भी दिया था। ये किसी भी पाठ को तैयार करने से लेकर उसे बच्चों के सामने रखने और फिर उसका अभ्यास कराने तक का एक पूरा ढांचा है, ताकि जानकारी आसानी से याद हो जाए। अब मॉरिसन का दिया हुआ समझ का स्तर हमें रटने से एक कदम आगे ले जाता है। यहाँ सवाल क्या से बदलकर क्यों और कैसे हो जाता है। ये सिर्फ न्यूटन के नियम को याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि चीजें असल में नीचे क्यों गिरती हैं।
और आखिर में आता है चिंतन स्तर, जो शिक्षण का सबसे ऊंचा शिखर है। यहां लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं रह जाता, बल्कि सीखने वाले को इस काबिल बनाना है कि वो खुद से सोचे, समस्याओं को सुलझाए और अपने नतीजे निकाले। यही तो शिक्षा का असली मकसद है। तो हमने देखा कि सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यवहार, हमारी समझ और हमारी सोच में एक बहुत ही गहरा बदलाव है। ये एक निजी यात्रा है जिस पर हमारे आसपास के माहौल और सिखाने के तरीकों का बहुत असर पड़ता है। अब ये सोचने का विषय है कि अपनी अपनी शिक्षा में शिक्षण का कौन सा स्तर सबसे ज्यादा असरदार रहा है और क्यों। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हम ये कैसे जानते हैं कि कोई छात्र असल में कुछ सीख भी रहा है या नहीं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ परीक्षा में मिले नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो शिक्षा की दुनिया में शायद सबसे जरूरी सवाल है। क्या सिर्फ रट लेना ही सीखना होता है, या हम ये कैसे पता लगाएं कि जो सिखाया जा रहा है वो सच में समझ भी आ रहा है या नहीं? देखिए, इस सवाल का जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम लर्निंग आउटकम्स या सीखने के प्रतिफल कहते हैं। यही वो नींव है जिस पर अच्छी शिक्षा की पूरी इमारत टिकी होती है। तो सीखने का प्रतिफल या लर्निंग आउटकम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या याद किया गया। इसका असली मतलब है कि जो सीखा है, क्या उसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है? क्या छात्र उस जानकारी से किसी समस्या को हल कर सकता है? असल सीख तो यही है। इस उदाहरण को देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द जैसे भू, भूमि, धरा याद कर लेना एक बात है, लेकिन जब वही छात्र उन शब्दों का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा निबंध लिखता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, उसने सच में कुछ सीखा है। तो ये सीखने के प्रतिफल सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये बहुत जरूरी है। यही पक्का करते हैं कि शिक्षा का कोई मतलब निकले, वो सिर्फ जानकारी का ढेर ना हो, बल्कि छात्र का चौतरफा विकास करे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम इन लर्निंग आउटकम्स को मापते कैसे हैं? इसके लिए ना, शिक्षकों के पास एक तरह का टूल किट होता है, जिसमें 3 बहुत ही अहम औजार होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है मापन, यानी मेजरमेंट। इसे आप ऐसे समझिए कि ये सिर्फ नंबरों का खेल है। टेस्ट में कितने नंबर आए, कितने सवालों के सही जवाब दिए, ये सब मापन है, बस कच्चा डेटा। इसके बाद आता है आकलन या असेसमेंट। अब ये सिर्फ साल के आखिर में होने वाला एग्जाम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें टीचर ये देखता रहता है कि छात्र सीख कैसे रहा है और कहाँ उसे मदद की जरूरत है। और इस टूलकिट का तीसरा और आखिरी औजार है मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन। ये हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। इसमें हम सारी जानकारी को एक साथ रखकर ये तय करते हैं कि सीखने सिखाने की जो पूरी प्रक्रिया थी, वो कितनी कामयाब रही। अब जरा इन तीनों को एक साथ रखकर देखिए। मापन हमें एक स्कोर या नंबर देता है, आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने में मदद करता है, और मूल्यांकन हमें बताता है कि जो सीखा गया है उसका असल मूल्य क्या है। तीनों मिलकर ही एक पूरी सही तस्वीर बनाते हैं। चलिए अब आकलन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं और दोनों का मकसद बिल्कुल अलग-अलग है। देखिए, एक होता है रचनात्मक आकलन, जो पढ़ाई के दौरान होता है ताकि कमियों को सुधारा जा सके। इसे कहते हैं सीखने के लिए आकलन। और दूसरा है योगात्मक आकलन, जो कोर्स के अंत में होता है, ये बताने के लिए कि कुल कितना सीखा। इसे कहते हैं सीखने का आकलन। एक सुधार के लिए है तो दूसरा परिणाम के लिए। तो जब इन सभी विचारों को, मापन, आकलन और मूल्यांकन, इन सबको एक साथ मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है? तब बनता है शिक्षा का एक बहुत ही आधुनिक नजरिया, जिसे हम CCE या सतत और व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। ये जो CCE का सिस्टम है, जैसा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है, इसका लक्ष्य सिर्फ किताबी ज्ञान को परखना नहीं है। इसका लक्ष्य है बच्चे के विकास के हर पहलू का मूल्यांकन करना, वो भी पूरे साल। इसे व्यापक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ विषयों की पढ़ाई नहीं देखता, ये पढ़ाई यानी विद्यालयी पक्ष के साथ साथ खेलकूद, कला और सामाजिक गुण जैसे सहविद्यालयी पक्षों को भी देखता है, क्योंकि असली विकास तो क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। लेकिन ये सारी अच्छी अच्छी बातें तभी काम करेंगी
जब मूल्यांकन करने का तरीका खुद कुछ ऊंचे मानकों पर खरा उतरे। एक अच्छे मूल्यांकन में ये गुण होने ही चाहिए, जैसे कि वैधता, मतलब क्या टेस्ट वही चीज माप रहा है जिसके लिए वो बना है। विश्वसनीयता, यानी क्या बार बार टेस्ट लेने पर नतीजे एक जैसे आते हैं। और वस्तुनिष्ठता, यानी जांचने वाले की पसंद नापसंद का असर नतीजों पर तो नहीं पड़ रहा। इन गुणों के बिना कोई भी मूल्यांकन सिर्फ एक और परीक्षा बनकर रह जाता है, सीखने का सच्चा पैमाना नहीं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हम अपनी आज की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ ये माप रहे हैं कि बच्चे ने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया, या हम सच में इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो सीखा जा रहा है उसका असल मूल्य क्या है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। चलिए आज इंसान के दिमाग की दो सबसे बड़ी और सच कहूं तो दिलचस्प पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये वो सवाल हैं जो असल में हमें इंसान बनाते हैं। कभी इस बारे में सोचा है कि भाई एक छोटा सा बच्चा कैसे इतनी आसानी से मुश्किल मुश्किल वाक्य बनाना सीख जाता है? उसे तो कोई ग्रामर के नियम सिखाने नहीं बैठता। और वो अंदर की आवाज़ कहाँ से आती है जो हमें बताती है कि देखो ये सही है और ये गलत है। आइए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, दो बहुत बड़े विचारकों की मदद से, नोम चॉम्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहली पहेली की, भाषा की। और इसके लिए हमें अमेरिकी विचारक नोम चॉम्स्की के क्रांतिकारी आइडियाज को समझना होगा। सच मानिए, इन्होंने भाषा सीखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल कर रख दिया था। देखिए, चॉम्स्की का मानना था कि बच्चे सिर्फ सुनकर या नकल करके भाषा नहीं सीखते। उनके हिसाब से हमारे दिमाग में ना जन्म से ही एक खास डिवाइस, कह लीजिए एक यंत्र फिट होता है, जिसे उन्होंने नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये एक तरह का दिमागी हार्डवेयर है जो बस भाषा सीखने के लिए ही बना है। अच्छा, तो ये डिवाइस काम कैसे करता है? यहीं पर आता है यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण का जबरदस्त आइडिया। चॉम्स्की ने कहा कि दुनिया की सारी भाषाएं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या जापानी, अंदर से ना एक ही मूल व्याकरण पर टिकी हैं। और यही मूल व्याकरण हमारे दिमाग में जन्म से ही, पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है। चॉम्स्की ने भाषा को दो लेवल पर देखा। एक है सतही संरचना, मतलब वो शब्द जो हम बोलते हैं, जैसे मम्मी, पापा, खाना। पर इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है गहरी संरचना, यानी उन शब्दों के पीछे छिपा असली मतलब। एक बच्चा सिर्फ शब्द नहीं रटता, वो उनके अर्थ और उनके रिश्तों को भी समझता है। तो जिस तरह भाषा की कुछ नियम हमारे अंदर पहले से होते हैं, क्या नैतिकता के भी कुछ नियम होते हैं? चलिए अब भाषा से नैतिकता की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के काम को। कोहलबर्ग ने लोगों की नैतिक सोच को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया। वे उन्हें ऐसी कहानियां सुनाते थे जहां सही और गलत के बीच चुनना मुश्किल हो, और उनकी सबसे मशहूर कहानी का हीरो है हाइंज। तो कहानी में एक बहुत बड़ा संकट है। हाइंज की पत्नी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है और एक ही दवा है जो उसकी जान बचा सकती है। लेकिन मुश्किल ये है कि उस दवा को बनाने वाला फार्मासिस्ट उसकी लागत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। हाइंज ने उस फार्मासिस्ट से बहुत मिन्नतें की, अपनी पत्नी की जान बचाने की गुहार लगाई, पर उसने साफ मना कर दिया। उसका जवाब था, नहीं, ये दवा मैंने खोजी है और मैं इससे पैसा कमाऊंगा। बस यहीं पर हाइंज के सामने एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा हो गया। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो हताश हाइंज ने दुकान में घुसकर अपनी पत्नी के लिए वो दवा चुरा ली। और बस इसी एक काम पर कोहलबर्ग ने लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। कोहलबर्ग को इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी कि लोग हाइंज को सही कह रहे हैं या गलत। उनकी दिलचस्पी थी क्यों में। आपके फैसले के पीछे की सोच क्या है? यही उनके पूरे सिद्धांत का सार है। कोहलबर्ग ने दो मुख्य कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया। एक है नैतिक दुविधा, मतलब वो कश्मकश जहां सही गलत में से चुनना पड़े, जैसा हाइंज के साथ हुआ। और दूसरा है नैतिक तर्कणा, यानी वो पूरी सोचने की प्रक्रिया जिसके आधार पर कोई एक रास्ता चुनता है। लोगों के जवाबों को स्टडी करके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का एक पूरा ढांचा तैयार किया। उन्होंने इसे एक सीढ़ी की तरह बताया जिसके 3 मुख्य लेवल हैं, और हम सब उम्र और अनुभव के साथ इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं। तो ये 3 लेवल हैं।
पहला, प्राक रूढ़िगत, जहां सारे फैसले अपने फायदे नुकसान को देखकर लिए जाते हैं। दूसरा, रूढ़िगत, जहां समाज के नियम और कानून ही सब कुछ होते हैं। और तीसरा, उत्तर रूढ़िगत, जहां इंसान अपने बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों पर चलता है। चलिए पहले लेवल को थोड़ा और समझते हैं। ये आमतौर पर छोटे बच्चों में दिखता है। यहाँ सही गलत का फैसला बाहर से होता है। स्टेज 1 में बच्चा सिर्फ सजा से बचने के लिए बात मानता है, और स्टेज 2 में वो काम करता है जिसमें उसका फायदा हो, मतलब मेरे लिए इसमें क्या है वाली सोच। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, जो टीनेज की शुरुआत में दिखता है। यहाँ इंसान समाज के नियमों को अपनाना शुरू कर देता है। स्टेज 3 में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की चाह होती है, मतलब दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखना। और स्टेज 4 में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। और ये है नैतिकता की सीढ़ी का सबसे ऊंचा लेवल। यहाँ इंसान समाज के नियमों से भी ऊपर उठकर सोचता है। 5वीं स्टेज में, जिसे सामाजिक अनुबंध कहते हैं, ये समझ आती है कि नियम लोगों की भलाई के लिए हैं, और अगर कोई नियम नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे बदला भी जा सकता है। और छठा, यानी सबसे ऊंचा स्टेज, यहाँ इंसान अपने बनाए सार्वभौमिक सिद्धांतों पर चलता है, जैसे न्याय, बराबरी और इंसानी जिंदगी का सम्मान, फिर चाहे कानून कुछ भी कहता हो। तो चॉम्स्की और कोहलबर्ग ये दोनों हमें बता क्या रहे हैं? वे हमें हमारी अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग की एक झलक दे रहे हैं। एक तरफ भाषा सीखने की हमारी पैदाइशी क्षमता, और दूसरी तरफ नैतिकता को समझने का ये स्टेप बाय स्टेप रास्ता। आइए अब देखते हैं कि हाइंस की एक ही सिचुएशन पर तीनों लेवल की सोच कितनी अलग हो सकती है। प्राक रूढ़िगत लेवल वाला सोचेगा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जेल जाना पड़ेगा, सिर्फ सजा का डर। रूढ़िगत वाला सोचेगा उसे चोरी करनी चाहिए क्योंकि एक अच्छे पति से यही उम्मीद की जाती है, ये सामाजिक भूमिका है। और उत्तर रूढ़िगत लेवल पर सोचोगी उसे चोरी करनी चाहिए क्योंकि इंसानी जिंदगी किसी भी संपत्ति के कानून से कहीं ज्यादा कीमती है, ये एक सिद्धांत है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि हाइंस की उस मुश्किल घड़ी में कोई क्या करेगा, और सबसे जरूरी क्यों करेगा? वो क्यों कोहलबर्ग की इस नैतिक सीढ़ी पर कहाँ फिट बैठता है? ये सवाल सिर्फ एक कहानी का नहीं है, ये हमारे खुद के नैतिक विकास को समझने का एक आईना है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसने हमें ये समझाया कि एक बच्चे का दिमाग आखिर बनता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के क्रांतिकारी सिद्धांत की। तो चलिए इस दिमागी सफर की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा की शुरुआत पियाजे के इसी एक विचार से होती है। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। मतलब बच्चे कोई खाली घड़ा नहीं है जिसमें हम ज्ञान भरते जाएं, नहीं, वो तो खुद छोटे साइंटिस्ट हैं जो दुनिया को देखकर अपनी थ्योरी बनाते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस सिद्धांत के आर्किटेक्ट जीन पियाजे से मिलेंगे, फिर हम समझेंगे कि दिमाग में ज्ञान बनता कैसे है, और आखिर में पियाजे ने जो विकास का पूरा नक्शा बनाया है उसका एक एक पड़ाव देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कमाल के सिद्धांत के निर्माता से। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के विकास को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। पियाजे ने कोई बड़ी बड़ी लैब में रिसर्च नहीं की। उन्होंने अपने ही बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए, सीखते हुए देखकर यह सिद्धांत बनाया। उनका मानना बिल्कुल साफ था, जैसे जैसे एक बच्चे का शरीर बड़ा होता है वैसे वैसे दुनिया को समझने की उसकी दिमागी ताकत भी बढ़ती है। ठीक है, तो पियाजे कौन थे ये तो हम जान गए, पर अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर हमारा दिमाग नई नई जानकारी को अपनाता कैसे है? वो कौन से टूल हैं जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग बड़ा होने के लिए करता है? चलिए देखते हैं। पियाजे ने इस पूरी प्रोसेस को एक नाम दिया, अनुकूलन। मतलब माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना। यही सीखने और दिमाग के विकास की जड़ है। और ये अनुकूलन दो बहुत ही दिलचस्प तरीकों से होता है। पहला तरीका है आत्मसातकरण। मान लीजिए एक बच्चे ने कुत्ता देखा है और उसे पता है कि 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता कहते हैं। अब वो बिल्ली देखता है, उसके भी 4 पैर हैं, तो वो अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके उसे भी कुत्ता बोल देता है। लेकिन फिर आता है दूसरा तरीका, समायोजन। जब उसे कोई बताता है कि अरे नहीं, ये तो बिल्ली है, ये म्याऊ करती है, तब बच्चा अपने दिमाग में रखी पुरानी जानकारी को बदलता है, उसे अपडेट करता है।
और इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच जो तालमेल बिठाने का काम है ना, उसे पियाजे ने कहा संतुलन। ये हमारे दिमाग का एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, जो लगातार नई जानकारी को समझने और उसे दिमाग में सही जगह पर फिट करने के लिए चलता रहता है। पियाजे ने कहा कि यह पूरा दिमागी विकास 4 अलग-अलग स्टेज में होता है। ये जन्म से लेकर टीनेज तक का एक सफर है और हर स्टेज, हर पड़ाव की अपनी एक अलग खूबी है। तो ये है वो पूरा रोड मैप। सफर शुरू होता है संवेदी पेशीय अवस्था से, फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक और आखिर में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अब हर पड़ाव पर थोड़ा रुकते हैं और उसे करीब से जानते हैं। हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है जन्म से 2 साल तक की उम्र। इसे कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सीखना पूरी तरह से शरीर और हमारी इंद्रियों यानी सेंसेस पर टिका होता है। इस उम्र में बच्चा हर चीज को छूकर, मुंह में डालकर, सुनकर ही दुनिया को समझता है। और इस स्टेज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है वस्तु स्थायित्व को समझना। मतलब अगर आप बच्चे के सामने से उसका खिलौना हटाकर चादर के नीचे छिपा दें तो उसे ये पता होता है कि खिलौना गायब नहीं हुआ है, बस छिपा है। ये सिंबॉलिक थॉट की तरफ पहला कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले 2 पड़ावों पर हम एक साथ नजर डालेंगे। ये वो दौर है जब बच्चे की सोच जादुई और अतार्किक दुनिया से निकलकर धीरे धीरे लॉजिक की दुनिया में कदम रखती है। ये बदलाव देखना बहुत ही दिलचस्प है। 2 से 7 साल की उम्र में बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उनकी सोच में लॉजिक नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनकी डॉल या टेडी बेयर में भी जान है। इसे जीववाद कहते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि जैसा वो देख या सोच रहे हैं, पूरी दुनिया वैसा ही सोच रही है, जिसे अहंकेंद्रितता कहते हैं। ये कोई कमियां नहीं है, बल्कि विकास का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है। अपलटावी यानी चीजों को पलट कर न सोच पाना। इसे समझने के लिए ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इस उम्र का बच्चा शायद ये बता दे कि 4 और 6 मिलके 10 होते हैं, लेकिन अगर आप उससे पूछें कि 6 और 4 कितने होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो उस प्रोसेस को अपने दिमाग में उल्टा नहीं कर पाता। लेकिन 7 से 11 साल की उम्र में लॉजिक जोर पकड़ने लगता है। अब बच्चा उन चीज़ों के बारे में तर्क से सोच सकता है जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है। अब वो समझ जाता है कि 4 जमा 6 और 6 जमा 4 एक ही बात है, और वो ये भी समझने लगता है कि दूसरों का नज़रिया उससे अलग हो सकता है। और अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। ये सबसे एडवांस स्टेज है, जहां सोच की कोई सीमा नहीं रहती। ये दिमाग के विकास की सबसे ऊंची अवस्था है। इस स्टेज पर बच्चा न्याय, ईमानदारी, नैतिकता जैसी चीज़ों के बारे में सोच सकता है जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। वो काल्पनिक सवाल सोच सकता है, जैसे क्या होगा अगर। यहीं से वैज्ञानिक सोच और बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत पैदा होती है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है। इस स्टेज में एक किशोर गणित के सवाल को मन में ही हल कर सकता है, क्योंकि उसे नियम पता है। अब उसे गिनने के लिए उंगलियों या कंकड़ की जरूरत नहीं है, जैसी शायद उसे पिछली स्टेज में पड़ती थी। अच्छा, तो हमने चारों स्टेज की यात्रा तो कर ली, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? ये सिद्धांत हमारी असल जिंदगी में पेरेंट्स और टीचर्स के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, इस थ्योरी का सबसे बड़ा असर ये है कि इसने हमें सिखाया कि बच्चों का दिमाग बड़ों के दिमाग का छोटा वर्जन नहीं है। वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। ये सिद्धांत हमें बताता है कि किस उम्र के बच्चे से क्या उम्मीद करनी चाहिए और क्यों एक 5 साल का बच्चा वो बातें नहीं समझ सकता जो एक 10 साल का बच्चा समझ सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसने साबित किया कि बच्चे पैसिव लर्नर नहीं बल्कि एक्टिव लर्नर हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां बच्चों को हर जानकारी अपनी उंगलियों पर मिल जाती है, क्या आपको लगता है कि पियाजे के विकास के ये चरण आज भी उतने ही सटीक हैं, या टेक्नोलॉजी ने इसमें कुछ बदलाव कर दिया है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं और जो सोचते हैं उनके बीच कितना गहरा कनेक्शन है? आज हम भाषा और चिंतन के इसी मजेदार रिश्ते को समझने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे हमारे शब्द ही हमारी सोच को एक आकार देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े सवाल को उठाते हैं। देखिए, भाषा वो एक टूल है, एक जरिया है, जिसके बिना हम अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स कुछ भी दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। पर सवाल यह है कि यह रिश्ता कितना गहरा है? क्या भाषा के बिना सोचना मुमकिन भी है? सबसे पहले तो भाषा आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमारे विचारों के लेन देन का एक तरीका है, और ये 3 मेन तरीकों से काम करती है।
मौखिक यानी बोलकर, लिखित जैसा हम पढ़ते लिखते हैं, और सांकेतिक मतलब इशारों और चिन्हों से। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना पावरफुल टूल है यानी भाषा, इसे हम सीखते कैसे हैं? क्या ये हमें सिखाई जाती है या फिर ये हमारे अंदर पहले से ही होती है? चलिए, भाषा सीखने के पीछे जो सिद्धांत हैं उन्हें समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से हम 3 मेन तरीकों से भाषा सीखते हैं। पहला है परिपक्वता का सिद्धांत, मतलब जब हमारे बोलने वाले अंग जैसे हमारी जीभ और गला बोलने के लिए फिजिकली तैयार हो जाते हैं। दूसरा है अनुबंधन, यानी कि चीज़ों को उनके नाम से जोड़ना, जैसे एक बच्चा पानी शब्द को असली पानी से जोड़ता है। और तीसरा जो सबसे कॉमन है वो है अनुकरण, मतलब नकल करना, जैसे बच्चे अपने घर वालों को बोलते हुए सुनकर सीखते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प आइडिया है। भाषाविद नोम चॉम्स्की का मानना था कि यह सिर्फ नकल करना नहीं है। उनकी थ्योरी कहती है कि हम इंसान भाषा सीखने की एक नेचुरल एबिलिटी के साथ ही पैदा होते हैं। ये कैपेसिटी हमारे दिमाग में समझ लीजिए पहले से इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, तो अब जरा भाषा के स्ट्रक्चर को करीब से देखते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग ईंटों से बनती है ना, ठीक वैसे ही भाषा भी अपने छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनती है। आइए इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं जो हमारे विचारों को एक ढांचा देते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है स्वनिम। ये बस एक आवाज है, जैसे क, प या अ। अकेले में इन ध्वनियों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यही भाषा की नींव है। अब जब ये स्वनिम यानी ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो बनता है रूपीम। ये मीनिंग की सबसे छोटी यूनिट है। जैसे पेन एक रूपीम है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका अपना एक मतलब है। अच्छा, अब हमारे पास शब्द तो आ गए, लेकिन उन्हें अरेंज कैसे करें? यहीं पर वाक्य विन्यास या सिंटैक्स काम आता है। ये ग्रामर के वो रूल्स हैं जो बताते हैं कि एक सही वाक्य बनाने के लिए शब्दों को किस ऑर्डर में रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ ग्रामर सही हो इतना ही काफी नहीं है ना? सेंटेंस का कोई मतलब भी तो निकलना चाहिए। यहीं पर काम आता है अर्थ विन्यास, या जिसे सिमेंटिक्स कहते हैं। ये वो रूल्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि सेंटेंस लॉजिकल हो। जैसे मोहन के पास एक किताब है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन किताब के पास एक मोहन है, ये ग्रामर के हिसाब से शायद ठीक लगे, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। सोचकर देखिए, अगर ये सिमेंटिक्स के नियम ना होते तो हमारी बातें कितनी उलझी हुई होती। भाषा के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के बाद अब हम इस चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, चिंतन यानी सोचना। हमने देखा कि भाषा हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो अब ये समझते हैं कि ये विचार बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। देखिए, सोचने को हम एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की तरह देख सकते हैं। ये तब शुरू होता है जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, और तब तक चलता रहता है जब तक कि हमें उसका कोई सल्यूशन नहीं मिल जाता। ये हमारे दिमाग का प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपना तरीका है। जब हम असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम मेनली 2 तरह की सोच का इस्तेमाल करते हैं। एक है अभिसारी चिंतन और दूसरा है अपसारी चिंतन। चलिए देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। अभिसारी और अपसारी चिंतन में एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन बड़ा फर्क है। अभिसारी चिंतन एक पॉइंट पे आके मिलता है, जहां किसी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सही जवाब होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? जवाब एक ही है, दिल्ली। दूसरी तरफ है अपसारी चिंतन, जो फैलता है। ये एक प्रॉब्लम के कई अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढता है। जैसे अगर पूछा जाए कि दिल्ली की क्या खासियतें हैं, तो इसके ढेरों जवाब हो सकते हैं। और यही अपसारी चिंतन, मतलब एक ही चीज को कई अलग अलग एंगल से देखने की एबिलिटी, हमारी क्रिएटिविटी की जड़ है। नए नए आइडियाज इसी तरह की सोच से पैदा होते हैं। जैसे भाषा के अलग अलग हिस्से हैं, वैसे ही हमारी सोच के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जहां हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहला और बेसिक लेवल है प्रत्यक्षात्मक या कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये उन चीज़ों के बारे में सोचने से जुड़ा है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे सामने रखी हुई एक कुर्सी के बारे में सोचना। अगला लेवल है प्रत्ययात्मक यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ हम उन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते हैं जो फिजिकली मौजूद नहीं हैं, जैसे ईमानदारी, न्याय, आज़ादी। इन आइडियाज़ को समझने और समझाने के लिए ही हमें भाषा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और सोच का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग। ये पूरी तरह से तर्क और कारण पर आधारित होती है। इसमें हम वजहों और नतीजों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
इसे सोचने का सबसे बेस्ट लेवल माना जाता है। तो हमने देखा कि कैसे भाषा हमारी सोच को एक ढांचा देती है और सोच से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये पूरा कनेक्शन हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस अपसारी चिंतन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एबिलिटी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। अक्सर हमारे दिमाग में अचानक से एक बिजली सी कौंधती है और किसी मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल एक पल में मिल जाता है। इसी को कहते हैं आहा मोमेंट। आज हम उसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझेंगे जो इस दिमागी चमक के पीछे का राज बताता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुश्किल सवाल पर घंटों से अटके हुए हो और फिर अचानक जैसे दिमाग में बत्ती जल गई हो और जवाब एकदम साफ साफ सामने आ गया हो? तो चलिए इस दिमागी चमक के पीछे की जो दुनिया है उसे समझते हैं। इसे कहते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। मतलब हमारा दिमाग चीजों को बिखरे हुए टुकड़ों की तरह नहीं देखता, वो हमेशा एक पूरा पैटर्न, एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जब हम कोई कार देखते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि देखो ये पहिए हैं, ये दरवाजे हैं, ये इंजन है? नहीं ना, हम उसे एक पूरी गाड़ी की तरह देखते हैं। बस यही गेस्टाल्ट का मेन आइडिया है, टुकड़ों को नहीं, पूरी पिक्चर को समझना। इस कमाल की थ्योरी के पीछे 3 बड़े नाम थे, वर्दिमर, कोफका और कोहेलर। लेकिन जब हम बात करते हैं सूझ से सीखने की, जिसे इनसाइट लर्निंग भी कहते हैं, तो इसका सारा क्रेडिट जाता है वोल्फगैंग कोहलर को। और उन्होंने इसे एक ऐसे दिलचस्प एक्सपेरिमेंट से साबित किया जिसने सीखने को लेकर हमारी सोच ही बदल दी। तो चलिए सीधे चलते हैं कोहेलर के उस मशहूर एक्सपेरिमेंट पर जिसका हीरो था एक बहुत ही स्मार्ट चिंपैंजी, नाम था सुल्तान। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक भूखा चिंपैंजी है सुल्तान, जो एक खाली कमरे में बंद है और छत से लटक रहे हैं कुछ मजेदार केले। लेकिन दिक्कत यह है कि वो उसकी पहुंच से जरा सा बाहर हैं। तो सुल्तान क्या करता है? जाहिर है वो उछलता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन अरे केले तो बहुत ऊपर हैं। वो फेल हो जाता है और शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी। फिर कमरे में एक छड़ी डाली जाती है। सुल्तान उसे देखता है, उठाता है और फिर से ट्राई करता है। पर अफसोस, केले अभी भी उसकी पहुंच से बाहर थे। मतलब इतना पास होकर भी इतनी दूर वाली बात हो गई। अब कोहलर कमरे में इस पहेली का आखिरी टुकड़ा रखते हैं, एक बॉक्स। तो अब कमरे में क्या क्या है? सुल्तान, केले, एक छड़ी और एक बॉक्स। क्या लगता है, क्या अब ये पहेली सुलझेगी? और बस यहीं पर होता है वो मैजिकल मोमेंट, वो आहा मोमेंट जिसे हम कहते हैं अचानक आई सूझ। ये थियरी यही कहती है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो अचानक से दिमाग में आता है वो सूझ या इनसाइट से ही आता है। ये कोई धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये तो एक दिमागी छलांग है, एक जबरदस्त लीप। अचानक सुल्तान के दिमाग की बत्ती जलती है। वो अब बॉक्स और छड़ी को 2 अलग अलग चीजों की तरह नहीं देख रहा। नहीं, उसके दिमाग में वो दोनों जुड़ जाते हैं। वो पूरा सॉल्यूशन देख पाता है। वो फौरन बॉक्स को केलों के ठीक नीचे खिसकाता है, उस पर चढ़ता है और फिर छड़ी का इस्तेमाल करके केलों को नीचे गिरा लेता है। और बस काम हो गया। सुल्तान को अपनी सूझबूझ का इनाम आखिर मिल ही जाता है। तो सुल्तान की इस कहानी से हम सीखने के बारे में क्या समझते हैं? चलिए इस सीख का जो सार है उसे डीकोड करते हैं। और यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ है। सुल्तान ने सिर्फ बॉक्स या सिर्फ छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, उसने उन दोनों के बीच के कनेक्शन को समझा। उसने उन्हें एक साथ एक सिंगल सॉल्यूशन के तौर पर देखा, एक संपूर्ण यानी होल के रूप में। इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि लर्निंग सिर्फ ट्रायल एंड एरर यानी बार बार कोशिश करके गलती करने से नहीं होती। सीखना एक डीप मेंटल प्रोसेस भी हो सकता है, जिसे कॉग्निटिव इनसाइट कहते हैं, जहां दिमाग अचानक से सारे डॉट्स कनेक्ट करके पूरी तस्वीर देख लेता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा आहा मोमेंट कौन सा था जब किसी मुश्किल पहेली का हल अचानक से दिमाग में कौंध गया हो और सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। नमस्कार। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पेडागॉजी के टैग वर्ड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, है ना? वही जादुई शब्द जो मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी एकदम आसान बना देते हैं। पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ ट्रिक्स हैं या इनके पीछे कोई असली साइंस भी है? आज हम इन्हीं शॉर्टकट्स के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं।
तो असली सवाल यही है कि सीटेट के ये मैजिक टैग वर्ड्स आखिर काम करते ही क्यों हैं? क्या ये बस तुक्का लगाने का कोई तरीका है या फिर इनके पीछे कोई ठोस वजह है? चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और इस कोड को क्रैक करते हैं। देखिए, इन शॉर्टकट्स की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सीखने की ये पूरी इमारत आखिर खड़ी किस पर होती है, और वो नींव है बाल विकास के मुख्य क्षेत्र, यानी मेन डोमेन्स। तो एक बच्चे का विकास मुख्य रूप से इन 5 एरियाज में होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं: शारीरिक, मानसिक या जिसे हम कॉग्निटिव कहते हैं, सामाजिक, सांवेगिक और नैतिक विकास। याद रखिए, ये अलग-अलग खाने नहीं हैं, ये सब मिलकर एक बच्चे को वो बनाते हैं जो वो है। अच्छा, अगर हम शारीरिक विकास को थोड़ा और जूम इन करके देखें तो हमें एक बहुत ही जरूरी चीज मिलती है, गत्यात्मक कौशल, यानी कि मोटर स्किल्स। इसका सीधा सा मतलब है हमारे शरीर की मसल्स पर हमारा कंट्रोल। अब ये जो मोटर स्किल्स है ना, ये भी 2 तरह की होती हैं। एक है फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें हमारी छोटी छोटी मसल्स काम आती हैं, जैसे लिखने में, कलर करने में। और दूसरी है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें शरीर की बड़ी मसल्स का जोर लगता है, जैसे तैरने में, कूदने में या फिर दौड़ने में। और अब हम आ गए हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो सीक्रेट कोड जहां सारा राज छुपा है। ये हैं विकास के सुनहरे नियम। असल में यही वो चीज है जो उन जादुई शॉर्टकट्स को सच में काम करने लायक बनाती है। तो पहला नियम है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि हर जीव अपनी ही जाति के डेवलपमेंट के एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। ये उदाहरण देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक इंसान का बच्चा इंसान की तरह ही बड़ा होगा और हाथी का बच्चा हाथी की तरह। हाँ, हर बच्चे की स्पीड थोड़ी अलग हो सकती है, कोई जल्दी चलता है, कोई देर से, लेकिन जो बेसिक पैटर्न है वो सबका सेम ही रहेगा। और ये बात तो और भी दिलचस्प है कि डेवलपमेंट की एक तय दिशा होती है, ये ऐसे ही कहीं भी नहीं होता। पहला है सेफेलोकॉर्डल, मतलब विकास हमेशा सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ जाता है। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी विकास शरीर के बीच से, सेंटर से बाहर की ओर फैलता है। एक और बड़ा नियम है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसका मतलब है कि बच्चे पहले कोई भी काम मोटे-मोटे तौर पर करना सीखते हैं और फिर धीरे-धीरे उसमें परफेक्शन लाते हैं, उसे और स्पेसिफिक बनाते हैं। एक छोटे बच्चे को इमेजिन कीजिए। सबसे पहले वो बस पूरे शरीर का इस्तेमाल करके उठने की कोशिश करता है, ये एक जनरल एक्शन है। फिर वो बैठना सीखता है, फिर चलना और आखिर में जाकर दौड़ना सीखता है, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक और कंट्रोल्ड एक्शन है। ये जनरल से स्पेसिफिक की एक नेचुरल जर्नी है। और यही मिलता है हमें हमारा पहला बड़ा क्लू कि रटना एक नेगेटिव टैग वर्ड क्यों माना जाता है, क्योंकि रटना सीखने के इस कुदरती तरीके के बिल्कुल खिलाफ जाता है। ये बच्चे को एक जनरल समझ बनाने का मौका ही नहीं देता और सीधे खास जानकारी को तोते की तरह याद करने पर मजबूर कर देता है। हमारा अगला प्रिंसिपल है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। सीधी सी बात है, विकास के सारे एरियाज, मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सब एक टीम की तरह हैं। एक में अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। और देखिए, ये सिद्धांत कितनी खूबसूरती से समझाता है कि अवसर देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड क्यों है। क्योंकि जब आप बच्चे को एक अच्छा मौका देते हैं तो उसके विकास के कई एरियाज एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कोई ग्रुप प्रोजेक्ट, उसमें दिमाग भी लगता है, हाथ पैर भी चलते हैं और दोस्तों से बात भी होती है, यानी पूरा का पूरा विकास एक साथ। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बाल विकास के ये गहरे सिद्धांत ही असल में सीटीईटी के उन शॉर्टकट्स के पीछे की असली पावर हैं। तो चलिए इस टेबल को मिलकर डिकोड करते हैं। जब आप अवसर जैसा पॉजिटिव शब्द देखें तो समझ जाइए कि ये अंतर संबंधित विकास के सिद्धांत की बात कर रहा है। रटना क्यों गलत है? क्योंकि ये सामान्य से विशिष्ट के नियम को तोड़ता है। करके सीखना पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये एकीकरण के सिद्धांत को सपोर्ट करता है, जहां हाथ, पैर, दिमाग सब एक साथ काम करते हैं। और आखिर में केवल या सिर्फ एक ही तरीका जैसे शब्द नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को नकारते हैं, जो कहता है कि हर बच्चा यूनिक है और अपने तरीके से सीखता है। तो असल बात ये है कि ये शॉर्टकट्स कोई जादू नहीं है,
ये तो बस उन गहरी सच्चाइयों की तरफ इशारा करने वाले साइन बोर्ड हैं जो हमें बताते हैं कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। इसीलिए इन शब्दों को रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है इनके पीछे के क्यों को समझना। तो अब जब हम सब इन सिद्धांतों को जान गए हैं, एक सवाल सोचना तो बनता है कि एक क्लासरूम में या किसी को कुछ सिखाते हुए हम ऐसा कौन सा एक काम अलग तरीके से कर सकते हैं जिससे सीखना और भी असरदार हो जाए। इस पर जरूर सोचिएगा। एक टीचर होने के नाते हमारे मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। क्लासरूम की जो चुनौतियां होती हैं उन्हें हल करने के लिए सबसे अच्छे साधन कौन से हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पावरफुल टूल्स के बारे में जो हर टीचर की टूल किट में जरूर होने चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मार्क्स या नंबरों से किसी स्टूडेंट के सीखने के सफर को सही में समझा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए उन तरीकों को जानते हैं जो हमें नंबर से आगे देखने में मदद करते हैं। हमारा पहला और सबसे जबरदस्त टूल है पोर्टफोलियो। देखिए, इसे सिर्फ एक फाइल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक छात्र की पूरी विकास की कहानी है। आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये पोर्टफोलियो आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की फाइल है जिसमें किसी बच्चे के एक खास समय में किए गए सभी कामों को इकट्ठा किया जाता है। ये एक डायरी जैसी है, लेकिन ये डायरी है उसके कामों की, उसकी उपलब्धियों की। तो एक पोर्टफोलियो में होता क्या क्या है? देखिए, इसमें सिर्फ बच्चे की उपलब्धियां ही नहीं होती, बल्कि उसकी प्रगति और यहां तक कि उसकी कमियों को भी इसमें जगह दी जाती है। इसके साथ साथ उसकी पर्सनल जानकारी, फैमिली बैकग्राउंड और पढ़ाई से जुड़ी सारी डिटेल्स भी होती हैं। इससे हमें बच्चे की एक पूरी 360 डिग्री तस्वीर मिलती है। और सबसे जरूरी बात, पोर्टफोलियो बनाने का असली मकसद मूल्यांकन यानी असेसमेंट को आसान और समग्र बनाना है। ये सिर्फ परीक्षा के नंबरों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को हमारे सामने रखता है। चलिए अब अपने अगले टूल पर चलते हैं, रिकॉर्ड्स। अगर पोर्टफोलियो एक पूरी किताब है तो रिकॉर्ड्स को आप उस किताब के छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी नोट समझ सकते हैं। ये सीखने के छोटे दस्तावेज होते हैं। रिकॉर्ड्स भी देखिए मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो बच्चे के व्यवहार, उसके स्किल्स और उसके एटीट्यूड पर फोकस करता है। और दूसरा है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसमें क्लास से जुड़ी सीधी सीधी जानकारी होती है, जैसे कि अकादमिक्स, अटेंडेंस और उसकी अचीवमेंट्स। दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों के मकसद अलग अलग हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे और सबसे सिस्टमैटिक टूल पर, क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। ये समस्याओं को सुलझाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल तरीका है। इसकी परिभाषा बहुत सीधी और साफ है। एक्शन रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए छात्र, शिक्षक या स्कूल से जुड़ी किसी भी तत्काल समस्या का वैज्ञानिक तरीके से हल निकाला जाता है। और हाँ, यहाँ पर ये जो तत्काल शब्द है ना, ये बहुत जरूरी है। किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ना, उसकी कहानी जानना बड़ा जरूरी होता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि शिक्षा की दुनिया में एक्शन रिसर्च का सफर शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, ये सफर 1926 में बकिंघम के साथ शुरू हुआ। फिर 1933 में कोलियर ने पहली बार एक्शन रिसर्च शब्द का इस्तेमाल किया। 1946 में कर्ट लेविन इसे सोशल स्टडीज में लेकर आए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो असली क्रांति आई, वो आई 1953 में, जब स्टीफन एम कोरे ने इसे हमारे क्लासरूम तक पहुंचाया। और बस यही वजह है कि स्टीफन एम कोरे को शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक यानी फादर माना जाता है। ये नाम सीटेट परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो एक टीचर के लिए आखिर ये क्रियात्मक अनुसंधान इतना जरूरी क्यों है? इसके कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जो इसे बहुत खास और काम का बनाते हैं। एक्शन रिसर्च का जो मूल सिद्धांत है वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि इसमें समस्या किसी और की होती है और समाधान कोई और करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रिसर्च करने वाला कोई टीचर हो सकता है, कोई इंस्पेक्टर या मैनेजर हो सकता है, लेकिन वो छात्र कभी नहीं हो सकता जिससे वो समस्या है। ये कमाल की बात है, क्योंकि इससे बच्चे पर समाधान खोजने का कोई बोझ नहीं डाला जाता। ये एक स्कूल पर केंद्रित छोटा सा रिसर्च होता है। तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से दिखती है। सबसे पहले एक तत्काल समस्या सामने आती है, फिर उस समस्या को सुलझाने वाले की पहचान होती है, जैसे कि टीचर।
वो समस्या को समझने और हल करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका अपनाता है और आखिर में उस समाधान को लागू कर दिया जाता है। एकदम सीधा और असरदार तरीका है ये। तो हमने पोर्टफोलियो, रिकॉर्ड्स और एक्शन रिसर्च जैसे बुनियादी साधनों को समझा, लेकिन ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के डिजिटल क्लासरूम के दौर में ये सारे मूल्यांकन के उपकरण क्या नए और आधुनिक रूप ले सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम शिक्षण के 3 ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो हर टीचर के लिए मतलब बेहद जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छे टीचर और एक ग्रेट टीचर में आखिर फर्क क्या होता है? देखिए, महानता सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं होती। असली बात तो सिखाने के तरीके, उसके असर और फिर उस असर को सही ढंग से आंकने में छिपी होती है। इसे ऐसे समझिए कि एक टीचर के पास भी एक टूल किट होनी चाहिए, और आज हम उसी टूल किट के 3 सबसे जरूरी औजारों यानी 3 मेन कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। तो चलिए पहले टूल से शुरू करते हैं, जो है माइक्रो टीचिंग। आप इसे टीचर्स के लिए एक तरह का फ्लाइट सिमुलेटर मान सकते हैं, जहां वो अपनी स्किल्स को बिना किसी रिस्क के सेफ माहौल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो माइक्रो टीचिंग का एक छोटा, एक स्केल डाउन वर्जन है। इसमें क्लास की पूरी प्रक्रिया को छोटे-छोटे, संभालने लायक हिस्सों में बांट दिया जाता है। और पता है मजे की बात क्या है? इसे बनाने वाले D.W. एलन ने इसे खास तौर पर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया था, जैसे सवाल कैसे पूछें या ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल असरदार तरीके से कैसे करें। और ये पूरा माइक्रो टीचिंग साइकिल एक बहुत ही खास टाइम फ्रेम के अंदर होता है। और ये देखिए इसका पूरा साइकिल, पहले प्लानिंग, फिर 6 मिनट पढ़ाना, फिर 6 मिनट का फीडबैक, इसके बाद 12 मिनट फिर से प्लानिंग के लिए, फिर 6 मिनट पढ़ाना और आखिर में फिर 6 मिनट का फीडबैक। ये पूरी प्रक्रिया जो कुल 36 मिनट की है, तुरंत प्रैक्टिस और सुधार का एक बेहतरीन मौका देती है। चलिए अब अपने दूसरे टूल पर चलते हैं। ये इस बारे में है कि जो कुछ सीखा है वो सिर्फ क्लास तक न रह जाए, बल्कि असल जिंदगी में भी काम आए। मतलब लर्निंग को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वही कड़ी है जो ये तय करती है कि हमारा पुराना ज्ञान, हमारी पुरानी सीख किसी नई चीज को सीखने में मदद करेगी, रुकावट बनेगी या फिर उसका कोई असर ही नहीं होगा। यहाँ पर इसके 2 सबसे कॉमन टाइप देख सकते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर, जैसे हिंदी जानने वाले को संस्कृत सीखना आसान लगता है, और दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफर, जहाँ पुरानी आदतें नई चीज सीखने में मुश्किल पैदा करती हैं। और हाँ, इसके अलावा भी कुछ और रूप हैं, जैसे जीरो ट्रांसफर, जहां पुराने ज्ञान का कोई लेना देना ही नहीं होता, या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, जहां एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे समान सब्जेक्ट में काम आ जाता है। अब आते हमारे तीसरे और आखिरी टूल पर, जो सीखने को मापने के तरीके को ही बदल देता है। इसका फोकस बड़े बड़े एग्जाम्स से हटकर एक ऐसी प्रक्रिया पर है जिसे टीचर खुद लीड करते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट या SBA मूल्यांकन का अधिकार वापस टीचर्स के हाथ में देता है। मतलब वो लोग जो अपने स्टूडेंट्स को सबसे बेहतर जानते हैं, वही उनका आकलन करते हैं। और इसकी खासियतें देखिए, ये लगातार होता है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चे के सामाजिक, इमोशनल, हर तरह के विकास पर नज़र रखता है। इससे हमें बच्चे की काबिलियत की एक कहीं ज़्यादा गहरी और सच्ची तस्वीर मिलती है। और इसके लक्ष्य एकदम साफ हैं। बच्चों पर से एग्जाम का प्रेशर कम करना, रटने की जगह करके सीखने पर जोर देना, और एक ऐसा माहौल बनाना जो सीखने में मदद करे, डराए नहीं। तो कुल मिलाकर ये तीनों टूल्स यानी प्रैक्टिस, एप्लीकेशन और असेसमेंट जब एक साथ काम करते हैं तो एक असाधारण टीचिंग का माहौल बनता है। महान टीचर पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये पक्का करते हैं कि ज्ञान काम आए, और आखिर में सही आकलन से अपना असली असर देखते हैं। और अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या स्टूडेंट्स के मूल्यांकन का भविष्य बाहरी एग्जाम्स में नहीं, बल्कि क्लासरूम के अंदर ही है। इस पर सोचने की जरूरत है।